हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एजुकेशनल चौपाल में। कॉन्सेप्ट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो है फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार। हमारा आज का यह टॉपिक बीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न हमारे मुख्य परीक्षा में बनता ही बनता है। तो चलिए इसके सभी पहलुओं को एक एक कर विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक तथा अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इसे मूल अधिकार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। अर्थात हमारे संविधान में हमें कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो हमारे हितों की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार को हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में शामिल किया गया है। अब हम लोग इससे जुड़े अन्य पॉइंट्स को देखते हैं। तो मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की 7 श्रेणियां थी, जिसे बाद में 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था, जो उसकी संपत्ति से वंचित करने के अधिकार से संबंधित था, को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे भाग 12 में सम्मिलित करके संविधान के अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया। मतलब हमारे संविधान में पहले टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार जो आर्टिकल 31 में था, उसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और अब इसके प्रावधान आर्टिकल 300A के अंतर्गत हैं। इसके बाद के बचे 6 अधिकार जो इस प्रकार हैं। इसमें पहला है समानता का अधिकार, जिसके प्रावधान अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में है। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। और फिर है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। और उसके बाद है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसके प्रावधान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत शामिल हैं। अब हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित सभी आर्टिकल्स को एक एक करके देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12। तो यह अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य शब्द सरकार और भारत की संसद, सरकार और राज्यों की विधायिका, भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि कोई भी निजी संगठन या राज्य के अधीन काम करने वाली एजेंसियां राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, उसके अंतर्गत क्या क्या आती है। जैसे मान लेते हैं कोई LIC है, जो एक लिमिटेड कंपनी है, तो वो भी भारत के राज्य शब्द के परिभाषा के अंदर ही आती है। इसी तरह कोई प्राइवेट कंपनी है जो इंडिया में कार्य करती है और इंडियन के द्वारा संचालित है, तो वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही आएगी। अब हम लोग आर्टिकल 13 को देखते हैं। तो इस अनुच्छेद के तहत ऐसे कानून जो किसी भी मूल अधिकार के साथ असंगत या अपमानजनक हैं, उसे शून्य और असंवैधानिक घोषित किया जाता है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ऐसी घोषणा करने की शक्ति देता है। मतलब कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाता है जो हमारे संविधान के साथ असंगत या अपमानजनक है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, जिसके बाद वो कानून अप्रभावी हो जाएंगे। अब हम लोग अन्य मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है समानता का अधिकार, जिसके प्रावधान अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। तो सबसे पहले हम लोग समानता के अधिकार को समझ लेते हैं। तो समानता का अधिकार सभी व्यक्तियों के साथ अवसर, रोजगार, पदोन्नति आदि मामलों में समान व्यवहार को संदर्भित करता है, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान कुछ भी हो। भारतीय संविधान का संबंध समानता का अधिकार से है। अब हम लोग इसके हर एक अनुच्छेद को डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है अनुच्छेद 14, राज्य को किसी भी व्यक्ति, भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र में कानूनों के संरक्षण से वंचित नहीं करना चाहिए। तो अनुच्छेद 14 में जो है कि राज्य का किसी भी व्यक्ति, भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 15,
राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। उसके बाद है अनुच्छेद 16, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों के अवसर की समानता का है, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है तो उसमें समानता की बात की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पे निषेध। इस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। उसके बाद है अनुच्छेद 18, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना किसी भी राज्य से उपाधि, उपहार, परिलब्धियां या किसी भी प्रकार का पद स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब कि अगर आप राज्य के अधीन किसी भी लाभ या विश्वास के पद पे हैं तो आप किसी अन्य राष्ट्र से कोई भी उपाधि या फिर कोई किसी तरह का उपहार नहीं ले सकते हैं। इसके लिए पहले आपको भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा। अब जो हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जिसके प्रावधान अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार एक सकारात्मक अधिकार है, अर्थात वह अधिकार जो विशेषाधिकार प्रदान करता है। स्वतंत्रता के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए संविधान निर्माताओं ने भारतीय नागरिकों को ये अधिकार प्रदान किए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो सिर्फ भारतीयों पे लागू होता है, विदेशी नागरिकों पे नहीं। तो इसके अनुच्छेद का आप चर्चा करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है अनुच्छेद 19, इस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकार की गारंटी दी गई है, जो हैं पहला इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना किसी हथियार के शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ या संघ सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता, और लास्ट है हमारा पसंद से किसी भी पेशे में जाने की स्वतंत्रता। तो ये हो गया कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो 6 अधिकार प्राप्त हैं वो। अब है अनुच्छेद 20। यह अनुच्छेद एक दोषी व्यक्ति को कार्योत्तर कानून, दोहरे खतरे और आत्म अपराध के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। यह भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है। तो अनुच्छेद जो 20 है वो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होगा, और इसके अंतर्गत एक दोषी व्यक्ति को कार्योत्तर कानून, मतलब कानून के तहत या फिर दोहरे खतरे या आत्म अपराध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद है आर्टिकल 21। तो इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। ये आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा किए हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, यह शिक्षा के अधिकार को प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं। अब है अनुच्छेद 22। यह अनुच्छेद उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें या तो गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है। तो ये हो गया हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में था। अब हम लोग देखते हैं शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि है क्या। तो समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने शोषण के खिलाफ अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया है। तो इसके अंतर्गत जो हमारा पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23, इसके तहत मानव तस्करी और किसी भी प्रकार के बाल श्रम पर सख्त प्रतिबंध है और अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दी जाती है। यह नागरिकों और गैर नागरिकों अर्थात विदेशियों को दोनों पे लागू होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने, खदान या किसी भी खतरनाक गतिविधियों में रोजगार इस अनुच्छेद के तहत निषिद्ध है, मतलब मनाही है। हालांकि यह अनुच्छेद उन्हें हानि रहित नौकरियों में काम करने से नहीं रोकता। हानि रहित से मतलब है कि जैसे मूवी में बाल कलाकार होते हैं या फिर अपना फैमिली बिजनेस में अगर कोई फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, तो इस तरह के जो नौकरियां होती हैं उसे नहीं रोकता है। अब नेक्स्ट जो हमारा राइट है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में इसके प्रावधानों की चर्चा की गई है।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत नागरिकों और गैर नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान में धर्म शब्द को निर्माताओं द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक समझ की परिभाषा दी है। अब हम लोग इसके प्रावधानों को देख लेते हैं। तो इसमें जो अनुच्छेद 25 है, यह अनुच्छेद अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सभी व्यक्तियों को समान रूप से धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद है अनुच्छेद 26। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। इसमें जो पहला है 26A है, वो है धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करना, धर्म से संबंधित मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए, फिर है चल और अचल संपत्तियों का स्वामित्व और अधिग्रहण करने के लिए, और चौथा है कानून के अनुसार उन संपत्तियों का प्रशासन करने के लिए। तो आर्टिकल 26 जो है उसमें ये टोटल 4 तरह के अधिकार उन्हें प्राप्त हैं। अब है अनुच्छेद 27। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव के लिए किसी भी प्रकार के करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर वो किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रख रखाव करना चाह रहे हैं तो। उसके बाद है अनुच्छेद 28। इस अनुच्छेद के तहत कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो पूरी तरह से राज्य के धन से संचालित होता है, उसे कोई भी धार्मिक निर्देश नहीं देना चाहिए। मतलब कि कोई भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसमें कोई भी धार्मिक संदेश नहीं देना है, ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 28 के तहत। अब हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल और एंड एजुकेशनल राइट्स, जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। तो इसमें जो पहला है अनुच्छेद 29, यह अनुच्छेद सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद है अनुच्छेद 30। यह अनुच्छेद सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है, जिसमें पहला है अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से संबंधित किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के मामले में राज्य द्वारा निर्धारित प्रतिपूरक राशि उन्हें गारंटीकृत किसी भी अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। फिर है किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करते समय राज्य द्वारा अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 30 के तहत कुछ अधिकार थे। अब हम लोग का जो लास्ट राइट है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, जो अनुच्छेद 32 में है। तो इसे देख लेते हैं। इस अनुच्छेद के तहत एक पीड़ित नागरिक किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यह संविधान की मूल विशेषता है। अर्थात अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स क्षति पहुंचाया जा रहा है राज्य के द्वारा, तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको कहीं पहले लोअर कोर्ट फिर हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने का भी अधिकार प्रदान करता है। तो हम लोग एक एक रिट को समझ लेते हैं, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह रिट एक व्यक्ति को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने का आदेश देती है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को कोई हिरासत में ले लिया और वो कानून सम्मत नहीं है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे अदालत के सामने पेश होने का ऑर्डर पास कर सकता है। उसके बाद है परमादेश। यह रिट सार्वजनिक अधिकारियों को अपने कर्तव्यों को पालन करने का आदेश देती है जो विफल रहते हैं या प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया है। मतलब ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें उनके कार्यों को करने का, कर्तव्यों को पालन करने का आदेश देती है। जैसे अगर मान लेते कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई अपना कार्य करने से मना करता है तो अदालत उसे यह आदेश जारी कर सकता है। उसके बाद है प्रतिषेध। यह रिट निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है। अगर कोई भी लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का कोशिश करता है तो ऊपरी अदालत प्रतिषेध के द्वारा उसे उस काम से रोकती है। फिर है सेटिस्टरी। यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को जारी किया जाता है जिसमें उन्हें विशेष मामले में उसे स्थानांतरित करने या विशेष मामलों में उसके आदेशों को रद्द करने के लिए कहा जाता है।
इसमें क्या होता है कि अगर कोई लोअर कोर्ट कोई किसी मामले पे अपना जजमेंट पास करता है तो ऊपरी अदालत उसे रोकने या फिर स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र करने या फिर समाप्त करने का आदेश जारी कर सकता है। उसके बाद है को वारंटो। यह रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर रहने से रोकता है जिसका वह हकदार नहीं है। मतलब अगर कोई सार्वजनिक पद पे कोई भी व्यक्ति बैठा है, अगर वो उसका हकदार नहीं है तो उसे उस पर रहने से रोकता है। अब इसके अंतर्गत दो और आर्टिकल हैं, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34, तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप अपने नोट्स में इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग मौलिक अधिकारों की विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला विशेषता है, इनमें से कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं जबकि अन्य विदेशियों के साथ साथ भारतीयों को भी प्रदान किए जाते हैं। मतलब जो पहला विशेषता है वो है कि कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडियंस लोगों के लिए है और कुछ इंडियंस के साथ साथ कुछ विदेशी लोगों के लिए भी है। तो ये हो गया पहला विशेषता। अब दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, जिसकी चर्चा मैंने आर्टिकल 32 में की थी। अब है इन अधिकारों के उल्लंघन के मामले में कोई व्यक्ति इसके प्रवर्तन के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, जो आर्टिकल 32 में मेंशन है। इसके बाद है इसे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कम या समाप्त किया जा सकता है, जैसा कि आप लोगों ने 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में देखा था, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद है राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिए जाते हैं। मतलब कि अगर नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लागू रहता है तो उस समय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सभी आर्टिकल समाप्त हो जाते हैं। अब हम लोग मौलिक अधिकारों की आलोचनाओं को देखते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहला जो है कि वे अस्थायी नहीं हैं, क्योंकि इन अधिकारों को संसद द्वारा आसानी से कम या समाप्त किया जा सकता है। ये पहला आलोचना है इसका। फिर है कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक अधिकार जैसे काम का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया है। इसमें ज़्यादातर राजनीतिक अधिकार शामिल हैं। मतलब कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें कुछ कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए थे, जैसे सामाजिक और आर्थिक में काम करने का अधिकार या सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, उसे शामिल नहीं किया गया है। और जितने भी राइट्स हैं वो मेनली पॉलिटिकल राइट्स हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान इन अधिकारों की प्रभावशीलता प्रभावित होती है। मतलब कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू होता है तो उस समय बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को समाप्त कर दिया जाता है। मतलब अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट्स समाप्त हो जाते हैं। फिर है कुछ शब्द जैसे अल्पसंख्यक, सार्वजनिक व्यवस्था, जनहित आदि संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारे मौलिक अधिकार में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे अल्पसंख्यक, सार्वजनिक व्यवस्था, जनहित आदि, इन शब्दों को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके कारण बहुत सारे इसके व्याख्या में समस्या आती है। उसके बाद है आलोचकों का कहना है कि मौलिक अधिकार कई सीमाओं और अपवादों के अधीन है। तो ये टोटल 5 इसका आलोचना हो गया और ऊपर 5 में इसकी विशेषताएं हैं। तो आप लोग इन सभी पॉइंट्स को अपने नोट में नोट डाउन कर लेंगे, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो अब आप आसानी से इसे टैकल कर सकेंगे। तो ये हो गया हमारा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, जिसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से चर्चा कर दिया है। और आपको अपने नोट में इससे लगभग सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही यहाँ पे रखा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।